Hello everybody, welcome back once again in this chemistry class। और आज हम बात करने वाले हैं शाहू स्क्रीनिंग में जो पेपर होता है, तो उसी में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसके लिए हम यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। तो बेसिकली उसमें लगभग 10-12 चैप्टर्स होते हैं टोटल जो आते हैं, लेकिन जो 10th के चैप्टर्स होते हैं उनका वेटेज ज़्यादा होता है। अब 10th में है आपका पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, कार्बन कंपाउंड, मेटलर्जी, मेटल नॉन मेटल और एक एसिड बेस मान लो, ठीक है। तो उसमें पीरियोडिक टेबल जो है हमारा, तो पहले हम उसको कवर करेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या होगा कि कुछ तो हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होता किसी स्टूडेंट के पास भी, तो पूरा चैप्टर तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन मेन मेन जो पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, पहली बात। और उसके अलावा बाकी जो पेपर है हमारा, हम उसका डिस्कशन करेंगे, जो डीपीपी वगैरह आपको मिलती है उसका भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का डिस्कशन करने से सबसे ज़्यादा सीखा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है आप लोगों ने पढ़ तो रखा ही होगा, क्योंकि ये साल आपका हो चुका है, तो पढ़ तो रखा ही होगा आप लोग आपने, ठीक है। इसके अलावा और उसमें मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, कुछ हिस्ट्री की बात होगी, कुछ मॉडर्न चीज़ों की बात होगी, काफ़ी सारे इसमें टॉपिक्स होते हैं, तो उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए हिस्ट्री की, ठीक है, हिस्ट्री में कौन कौन से, मतलब पीरियोडिक टेबल का विकास कैसे हुआ, पीरियोडिक टेबल कैसे बनी। अब एक दिन में तो बनी नहीं है भाई इतनी। पीरियोडिक टेबल मतलब एक कमाल की चीज़ है, इसको उसको कभी कभी ऐसे मजाकिया लहजे में अर्थ वंडर भी कहा जाता है कि आठवां अजूबा है, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स और एलिमेंट्स को इतने अच्छे ढंग से उनका अरेंजमेंट किया गया है कि वास्तव में एलिमेंट्स की स्टडी बहुत आसान हो गया है, और उनकी जो रिलेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ना है वो भी बड़ा आसान हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक अजूबा ही है, और इस अजूबे को बनने में बहुत समय लग गया। तो वही बात करेंगे कि कौन कौन सी पीरियोडिक टेबल्स आई हैं और उनके क्या क्या, उनसे क्या क्या सीखा जा सकता है, क्योंकि हम हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही हमें कवर करना है, वही हमारा मेन उद्देश्य फिलहाल यहाँ रहने वाला है, ठीक है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आपको मिलती है डोबर्नियर पीरियोडिक टेबल। डोबर्नियर की पीरियोडिक टेबल थी, इसमें कुछ कुछ मेन मेन बातें आपको याद रखनी है। देखो, सारे पॉइंट्स तो कोई याद नहीं रख सकता, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ मेन मेन पॉइंट्स हम याद रख सकते हैं। कुछ मेन मेन पॉइंट में जैसे कि उन्हें एलिमेंट को सेट ऑफ, इसमें बांटा था, तीन तीन एलिमेंट के सेट लिए थे, जिसी को ट्राइड बोला जाता है, जो डोबर्नियर ट्राइड बोलते हैं इसको, डोबर्नियर ट्राइड, ठीक है। तीन तीन एलिमेंट के सेट लिए थे, जैसे मान लो तीन एलिमेंट ले लिया, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड अगर तीन एलिमेंट लिए हैं, तो उन्होंने इन तीनों एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, और उसमें कनेक्शन क्या था कि जो वाई का मास है, द मास ऑफ वाई, यानी कि मिडिल एलिमेंट, तीन तीन रखे थे, उसमें जो मिडिल एलिमेंट का मास है, वो जो कॉर्नर के दोनों एलिमेंट हैं उनका एवरेज होगा, एवरेज मीन होगा, यानी कि एक्स एक्स प्लस जेड बाई टू। इस तरह से कुछ डोबर्नियर ट्राइड के बारे में बताया जाता है। और इसमें अगर देखा जाए, क्या बोलते हैं, डोबर्नियर ट्राइड में और क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये डोबर्नियर ट्राइड का हिस्सा था, ठीक है। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम डोबर्नियर ट्राइड में थे। तो अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर, मिडिल एलिमेंट का मास इन दोनों का एवरेज होना चाहिए, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। लिथियम का मास होता है 7, पोटेशियम का मास होता है 39, ठीक है। अब क्या होगा, तो सोडियम का मास कितना होना चाहिए, मास ऑफ सोडियम जो होना चाहिए, वो होना चाहिए लिथियम प्लस पोटेशियम बाई टू। और अगर करके देखेंगे तो लिथियम का मास है 7, पोटेशियम का है 39 बाई टू, तो 46 बाई टू, यानी कि कितना आएगा 23, और सोडियम का मास 23 ही होता है, ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, तो उन्होंने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप बनाए जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, और उसमें एक खास पैटर्न पाया गया कि मिडिल एलिमेंट का जो मास है वो कॉर्नर के दोनों एलिमेंट के मास का एवरेज होगा। तो बस यही था उसमें, और कुछ खास था नहीं। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, या तो कोई तीन एलिमेंट दे देगा और उसमें से तीन में से किसी दो के मास आपको दे देगा, और दो के मास देने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि बताइए तीसरे का मास, और ये डोबर्नियर ट्रायड है, तो आपको समझ जाना है डोबर्नियर ट्रायड है तो रूल क्या है, जो मिडिल एलिमेंट है उसका मास कॉर्नर के दोनों एलिमेंट के मास का एवरेज होगा, और कुछ नहीं है इसमें, इतना ही इससे क्वेश्चन पूछा गया है कभी भी।
बाकी इसके ड्रॉबैक पूछे जाते हैं कि दो बर्नियर ट्रायड का ड्रॉबैक है। देखो जितनी भी हिस्ट्री में आप जितनी भी पीरियोडिक टेबल्स पढ़ोगे सबके ड्रॉबैक जरूर पढ़ने को मिलेंगे, और बल्कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ड्रॉबैक्स हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज की पीरियोडिक टेबल है वो पूरी तरह से संपूर्ण है अपने आप में, उनमें भी कमियां हैं, उनमें भी कुछ फॉल्ट्स हैं, ठीक है ना। तो उनको भी देखा जाएगा कि कमियां क्या हैं। डोबर्नियर ट्रायड में देखो सबसे पहली कमी क्या थी, अगर ड्रॉबैक की बात किया जाए तो डोबर्नियर ट्रायड का सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि बहुत ज्यादा ट्रायड वो बना नहीं सके, हार्डली 3 या 4 ही ट्रायड बने थे। एलिमेंट्स काफी नोन थे, लगभग 40-50 अराउंड एलिमेंट थे। तो अगर मान के चलिए आप 30 एलिमेंट भी मिनिमम हैं, अगर 30 एलिमेंट भी हैं तो कम से कम 10 ट्रायड तो बनने चाहिए थे। 3-3 एलिमेंट के 10 ग्रुप तो बन जाने चाहिए थे ना, लेकिन हार्डली 3 या 4 ट्रायड ही बन पाए। और इसमें कोई मतलब एक इसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं दिख रहा था कि 3 एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है तो उसमें बीच वाले का मास दोनों का एवरेज होगा। ये एक मतलब इसमें कुछ बहुत ज्यादा कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा फैक्टफुल बात दिखती नहीं थी कि मान लिया जाए कि हाँ ये एक बहुत सही क्लासिफिकेशन है। तो ये ऐसा ही नॉर्मल क्लासिफिकेशन था और इसमें कुछ ज़्यादा देखने को मिलता नहीं। ओके, इसके बाद हिस्ट्री में जब हम आते हैं तो दूसरी हमको हमको ट्रेड मिलता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड का जो ऑक्टेव था, तो देखो न्यूलैंड नाम है, ऑक्टेव यानी कि देखो क्या है इसमें समझना। ये म्यूजिशियन थे, जो न्यूलैंड थे वो एक म्यूजिशियन थे, और म्यूजिशियन में आपको पता है कि सारे गामा म्यूजिक का जो एक अंतरा है, कोरा है, क्या है मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, म्यूजिक की इतनी समझ नहीं है। लेकिन सारे गामा पाधा नी, उसके बाद सा फिर रिपीट होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 7 एलिमेंट्स आएंगे और 7 एलिमेंट में 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फिर से मैच हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो पहला एलिमेंट है हाँ, और बाकी न्यूलैंड के समय में किसी भी नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो हम ऐसे लेंगे, हाइड्रोजन पहला है, फिर लिथियम आएगा क्योंकि हीलियम नहीं है, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितने हुए? 3 3 6 1 7। इसके बाद अगला आएगा नियॉन, क्या बोलते हैं, फ्लोरीन। 3 3 6 7, हाँ। इसके बाद आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन नहीं है तो क्या आएगा? सोडियम, सोडियम यानी कि Na। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन नहीं है तो आएगा पोटेशियम, और उसके बाद में आएगा कैल्शियम। इसके बाद और भी एलिमेंट यहाँ पर आएंगे, लेकिन हमारा काम सिर्फ यहीं तक है, इतने में हमारा काम चल जाता है। इतना ही लिखना अगर बच्चे को आ जाए तो काफी है। इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं समझो। 7 एलिमेंट्स को इस तरह से बांटा गया है कि इस तरह से मतलब न्यूलैंड ने अपने अपने पीरियोडिक टेबल में यानी कि अपना जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था वो कुछ इस तरह से किया है कि हर 8वें एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट है, कहीं से भी आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, इसको ले लो, इसको ले लो, या किसी को भी ले लो। मान लो पहले वाले को ले लिया तो जो 8वां एलिमेंट इसका पड़ेगा, ये 8वें नंबर पे, यहाँ से इसका जो 8वां नंबर का एलिमेंट है, तभी इसको ऑक्टेव बोला गया है। ऑक्टेव मीन्स कुछ एर्थ से कोई लेना देना है। तो 8वें नंबर का एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। तो देखो हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, तीनों की वैलेंसी सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो अलग है लेकिन वैलेंसी सेम है। और अगर वैलेंसी सेम है एलिमेंट की तो उनकी प्रॉपर्टी काफी हद तक एक जैसी हो सकती है। तीनों गैसीय स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एक ही ग्रुप में आते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी भी सेम है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में सबके 1, और सबकी वैलेंसी भी 1 है, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी सेम है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 है सबकी, इनकी प्रॉपर्टी भी सेम है, सबके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी भी सेम है। तो इस तरह से बाकी यहाँ जो नीचे एलिमेंट आते हैं, अब जो नीचे मैंने नहीं लिखे, कैल्शियम तक ही लिखा है, इसके बाद जो यहाँ एलिमेंट लिखे जाने वाले थे, ये जो एलिमेंट नीचे आएंगे अब इनकी प्रॉपर्टी मेल नहीं खाती। यहाँ पर सिर्फ बोरॉन, एल्यूमिनियम, इनकी 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 केवल मेल खाएगी। इसके नीचे जो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे जितने भी एलिमेंट, अब उनकी प्रॉपर्टी यहाँ से मेल नहीं खाएगी, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होगी, काफी हद तक डिसिमिलर होने वाली है। तो यही इस क्या बोलते हैं, तो कुल मिला के देखो क्वेश्चन कैसे आता है। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, बोरॉन की प्रॉपर्टी किसके जैसी है? तो आप अगर ये लिखना सीख जाओगे यहाँ पर कैल्शियम तक तो आप समझ जाओगे कि बोरॉन की प्रॉपर्टी कैसी है, कैल्शियम की। और एक बात और समझो, अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और 8, तो खुद देखो एक जो मिल रहा है, जो जो अटोमिक नंबर, जो मान लो अटोमिक नंबर तो नहीं बोलेंगे, जो पहले नंबर का एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी मेल खा रही है 8 से, यानी कि कितना जोड़ा है? +7। और इसके बाद अगर 8th नंबर वाला है तो उसकी प्रॉपर्टी भी कैसे होगी? तो 8 + 7 करोगे तो कितना आएगा? 15। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव में जो एलिमेंट 5वें नंबर का है उसकी प्रॉपर्टी कौन से नंबर के एलिमेंट से मेल खाती है, कौन से नंबर के एलिमेंट से सिमिलर है। तो क्या करना है? +7 जोड़ देना है, तो 7 5 12 यानी कि 12वें नंबर से होगी। तो करके देख भी लो, ये 5वें नंबर पे है, 7 8 9 10 11 और 12।
तो 5वें नंबर की एलिमेंट 12वें नंबर से मेल खाता है। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ 7 जोड़ देना है, काम खत्म। ठीक है, फिर इसमें आता है कि न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव की ड्रॉबैक क्या था, कमी क्या थी। तो एक ही कमी है, वो सबसे बड़ी कमी है, वो यही है कि न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था। ठीक है, न्यूलैंड के समय में कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई थी, तो याद रखना है कि 56 एलिमेंट्स डिस्कवर थे, यानी कि न्यूलैंड ने अपने पीरियोडिक टेबल में 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। बट कैल्शियम तक ही ये वैलिड था, कैल्शियम के आगे ये जो बात थी, जो इस तरह से प्रॉपर्टी सिमिलर है, ये चीज नहीं देखने को मिली। तो यही ड्रॉबैक था, और इतने ही क्वेश्चन आते हैं कि एलिमेंट कितने डिस्कवर थे। ठीक है, तो एलिमेंट कितने डिस्कवर थे, 56, और इसके अलावा ये कहाँ तक वैलिड है, तो बस अप टू कैल्शियम तक ही वैलिड था, उसके बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाता है, उसके आगे ये काम नहीं करता। तो ये एक ड्रॉबैक था इसका, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। इससे भी क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं कई बार, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद 10 तक में तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक होता है लोदर मेयर कर्व। ये एक पीरियोडिक टेबल थी जिसको नाम दिया गया है लोदर मेयर कर्व। लोदर मेयर ने कुछ एलिमेंट्स को जैसे जो ग्राफ होता है ना, उसके हिसाब से सजाया था, कुछ इस तरह के, ऐसे करके इस तरह का उसका कुछ कर्व बनता है। यहाँ पर उन्होंने एलिमेंट को, बस यहाँ पर एक ही चीज ध्यान रखने वाली है, एलिमेंट को यहाँ पर उनके वॉल्यूम, ठीक है, साइज कह लो, या फिर और उनके मास के तरीके से प्लॉट किया था। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इससे क्वेश्चन तो कभी पूछे भी नहीं गए हैं आज तक, बहुत रेयर है, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ, लोदर मेयर का कर्व था और वॉल्यूम और मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट को वहाँ पे अरेंज किया गया था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसको समझना, लेकिन क्या है कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ते। बस पता होना चाहिए कि लोदर मेयर कर्व जैसा भी एक पीरियोडिक टेबल है, लेकिन बुक में मेंशन नहीं है। इसके बाद जितनी भी ओल्ड पीरियोडिक टेबल है हमारा, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं पुरानी पीरियोडिक टेबल की, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है। और क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो आइडिया मिला है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो जिस प्रकार के आप लोगों ने देखा होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेबुलर फॉर्म में है, तो वो जो टेबुलर फॉर्म में है उसमें पीरियड हैं, ग्रुप हैं, ये पूरा आइडिया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से ही मिला था। तो इसीलिए फादर ऑफ ओल्ड पीरियोडिक टेबल मेंडलीव को ही कहा जाता है। मेंडलीव वाज अ साइंटिस्ट, दिमित्री मेंडलीव नाम था, शायद रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, इनकी पीरियोडिक टेबल की कुछ खास बातें हैं, जो कुछ मेन मेन बातें हैं वो याद रखना है। सबसे पहली बात देखो, कोई भी अगर पीरियोडिक टेबल बना रहा है, पीरियोडिक टेबल बना रहा है का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा है ना। मतलब तो यही हुआ इस बात का कि ही इज जस्ट ट्राइंग टू द एलिमेंट विच वर नोन एट दैट टाइम, जो उस समय पे पता थे, उतने एलिमेंट्स को आपको अरेंज करना है। और अरेंजमेंट ऐसा करना है कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक जगह आए, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले अलग अलग हों, यानी कि जो 5 एलिमेंट एक जैसे हैं तो उनको एक साथ रखना है, फिर जो 6 एक जैसे हैं उनको एक साथ रखना है, मान लो 4 एक जैसे हैं उनको एक साथ रखना है। ये हो गया। और इतना करने के बाद फिर फाइनली ये देखना है कि कितने उसमें वो जो भी है, यानी कि जो प्रॉपर्टी उनकी मेल खा रही है, तो वो प्रॉपर्टी क्यों एक जैसी है, उन एलिमेंट्स में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, थोड़ा सा इसको भी समझाना है। तो कोशिश तो यही रहती थी सारे साइंटिस्ट की। तो इसमें मेन मेन बात समझो, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई थी 1869 में। उस समय एटॉमिक नंबर जैसा कॉन्सेप्ट तो आया ही नहीं था। एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद, 1900 के बाद में एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आया है। उससे पहले 1900 से पहले एटॉमिक नंबर जैसी कोई चीज हुआ ही नहीं करती। क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो 1900 के बाद ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पता लगा है। उससे पहले तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का किसी को पता ही नहीं था कि चीज होती है। तो क्या था, लेकिन उस समय चलता था एटॉमिक मास, जिसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, वही। तो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, तो पहली बात ये याद रखनी है कि मेंडली पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। क्लियर, मतलब इस तरह से रखेंगे कि सबसे हल्के एलिमेंट को यहाँ, फिर उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, ऐसे ऐसे करते 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 पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बन जाएगी। ओके, पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थे,
8 वर्टिकल कॉलम्स थे। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको कहा गया है ग्रुप। और आज भी यही है कि वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप ही कहा जाता है। आज भी ये सेम चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं आया है। फर्क बस इतना है कि आज की पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न में 18 ग्रुप्स हैं, यहाँ पर सिर्फ 80 ग्रुप है, बस इतना फर्क है। 18 वर्टिकल कॉलम में से जो 1 टू 7 जो ग्रुप था, एक से लेकर जो 7 था, ये बटा हुआ था सब ग्रुप ए एंड बी में। ठीक है, ए एंड बी में 1 से लेकर 7 तक के ग्रुप बटे हुए थे। 8वां जो ग्रुप था वो सब ग्रुप में नहीं बटा हुआ था, लेकिन उसमें कम से कम 3-3 एलिमेंट देखने को मिलते थे। एक्स वाई जेड मान लो कोई 3-3 एलिमेंट का ग्रुप उसमें देखने को मिलता था, लेकिन वो कोई सब ग्रुप में नहीं बटा था। सिर्फ 1 से लेकर 7 तक ही सब ग्रुप में बटे हुए थे, बाकी के सब ग्रुप में नहीं बटे थे। तो यहाँ पे दो बातें मेन है कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, पहली बात। दूसरा, 8 वर्टिकल कॉलम है पीरियोडिक टेबल में जिनको ग्रुप कहा गया है। क्लियर? और अब इसके बाद जो पीरियड वाली बात है, अब वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा गया है तो हॉरिजेंटल को क्या कहा जाएगा? तो 7 हॉरिजेंटल कॉलम थे उसमें, 7 हॉरिजेंटल रोज, और हॉरिजेंटल रोज को कहा गया है पीरियड। तो ये जो आइडिया है, ये आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आप दिखता है आपको ग्रुप और पीरियड, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से ही उठाया गया था, वहीं पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। क्लियर? ठीक है। बाकी आपके पास बुक होगी तो उसमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जरूर होगी। दो ही पीरियोडिक टेबल मेन होती हैं जो बुक्स में जरूर देखने को मिल जाएंगी। एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि वो मॉडर्न है तो वो तो मेन है। बाकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल भी हर बुक में मिलती है देखने को, तो आप उसको भी देख सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की किस प्रॉपर्टी को, किस केमिकल प्रॉपर्टी को बेस बनाया गया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अब किसी भी एलिमेंट को हम मान रहे हैं कि ये एलिमेंट सेम है, एक जैसा बिहेवियर शो करते हैं, ये एक जैसे हैं, इनको एक साथ रखना है, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो हम उनकी किन प्रॉपर्टी के बेस पे कह रहे हैं। हमने ऐसा क्या देखा? तो देखा गया यहाँ पर क्या, एलिमेंट्स के ऑक्साइड और एलिमेंट्स के हाइड्राइड। आगे बात में, एलिमेंट्स के ऑक्साइड और एलिमेंट के हाइड्राइड। जैसे सपोज करो, मान लो एक एलिमेंट है आर। ठीक है, अब आर का जो ऑक्साइड है, आर के जो ऑक्साइड का फॉर्मूला है, सपोज करो वो है आर ओ। ठीक, और मान लो एक एलिमेंट है एम, और उसके भी ऑक्साइड का फॉर्मूला है एम ओ। और एक एलिमेंट है मान लो के, उसके भी ऑक्साइड का फॉर्मूला है मान लो के ओ। ठीक है, अब उस जमाने में वैलेंसी का तो कॉन्सेप्ट नहीं था, वैलेंसी का तो कॉन्सेप्ट नहीं था सच पूछो तो, लेकिन दिख रहा है कि सारे के सारे एक जैसे ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से तो ये सारे के सारे एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इनको एक जैसे ग्रुप में ही रखना है, ये एक जैसे एलिमेंट है। दूसरा, मान लो कोई एलिमेंट है एक्स, एक है वाई, एक है जेड, ये ऑक्सीजन के साथ फॉर्म कर रहे हैं XO2, YO2 और ZO2। तो ये भी एक जैसे ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, जिनमें ये एलिमेंट सिंगल है, बाकी जो इनमें ऑक्सीजन एक एक है, तो ये सारे के सारे एक जैसे हो गए, तो इनके ऑक्साइड के फॉर्मूले सबके सेम है, तो इसलिए ये एलिमेंट भी एक जगह ही रखे जाएंगे। क्लियर? ठीक है। बाकी दूसरा हाइड्राइड का क्या है, सपोज करो जैसे एक एलिमेंट है, एक ने हाइड्राइड बनाया है RH, एक ने बनाया है RH2, एक ने बनाया है RH3। ये तीनों के तीनों अलग अलग एलिमेंट हैं। अब आर के अलावा मान लो मैं एक ले लेता हूँ, जैसे KH, दूसरा ले रहा है KH2, तीसरा ले रहा है KH3। तो देखो RH KH एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड को अपनी पीरियोडिक टेबल का बेस बनाया, उन इन प्रॉपर्टीज को बेस बनाया था, और इसी के हिसाब से पीरियोडिक टेबल को बाद में उन्होंने बना डाला। क्लियर? तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अ, एक एलिमेंट है और वो ग्रुप 3 में है, तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, या ग्रुप 4 में है तो ग्रुप 4 तक ही क्वेश्चन आता है। तो ग्रुप 1 में होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मान लो 1 में है उसका फॉर्मूला हो जाएगा R2O। अगर ग्रुप 2 में है तो RO, ग्रुप 3 में है तो R2O3, और ग्रुप 4 में है तो हो जाएगा RO2। बस, ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है, ये थर्ड, और ये फोर्थ। आर क्या है, आर मान के चलो वो एलिमेंट है। ठीक है, आर मान लो वो एलिमेंट है, जो एलिमेंट का उसने फॉर्मूला, मतलब जो जिस एलिमेंट के बारे में बात हुई है। अब हमें नहीं पता वो एलिमेंट कौन सा है, हमने उसको आर मान लिया है, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक, इसी तरह से मान लो अगर हम उसके हाइड्राइड की बात करें, ये तो सारे के सारे ऑक्साइड्स है।
अगर हम बात करें इनके हाइड्राइड्स की, तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट का हाइड्राइड जो बनेगा, मान लो RH, RH2, RH3 और RH4। अब यहाँ पे बस इतना फर्क आएगा कि हो सकता है वो एलिमेंट जब क्वेश्चन दे आपको, तो हो सकता है वो यहाँ पे आर की जगह कुछ और सिंबल दे दें। वैसे जनरली आर ही होता है, मैंने देखा है। एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको बस ये समझना है ग्रुप 1 R2O RO। अब ये चीज कैसे हो रही है समझो। होता क्या है, ऑक्सी जैसे उस जमाने में तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन समझने के लिए हम इसको वैलेंसी से समझ सकते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ग्रुप नंबर 1 की एलिमेंट की वैलेंसी 1 ही होगी। ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 है, 3 की वैलेंसी 3 है और 4 की 4 है। जब आप 1 2 3 4 इस तरह से मान के करोगे तो सारे के सारे वही फॉर्मूले आएंगे जो आज की पीरियोडिक टेबल में बनेंगे। इस एलिमेंट की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो फॉर्मूला R2O ही आएगा। इन दोनों की वैलेंसी 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला RO आएगा। आर की वैलेंसी 2, ठीक है ना, आर आर की, और यहाँ पे इन दोनों की वैलेंसी क्या आएगा, फॉर्मूला R2O3 आएगा। बस इसी तरह से सारे के सारे बाकी RH RH2 RH3, समझ गए। बाकी एक पॉइंट ये याद रखना है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के समय में 63 एलिमेंट्स वर नोन, 63 एलिमेंट मिल चुके थे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट उस समय नोन थे, तो 63 एलिमेंट्स उस समय में नोन थे जिनको लेके उन्होंने अपनी अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। इसके अलावा अ, अच्छी बातें तो यही हैं कि पहली बार टेबुलर फॉर्म में पीरियोडिक टेबल बनी। ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, मेरिट्स हैं पीरियोडिक टेबल के। और दूसरा ये भी है इसमें कि एलिमेंट की जो स्टडी हो गई वो आसान हो गई। ठीक, बेस क्या बनाया था, एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे हल्का, फिर उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, ऐसे करते 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 एलिमेंट को सजा दिया गया। तो यही कुछ अच्छी बातें थी जो इस पीरियोडिक टेबल में थी। यहाँ से एलिमेंट की स्टडी काफ़ी आसान हो गई, क्योंकि इससे पहले की जितनी भी पीरियोडिक टेबल थी वो इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा, मतलब लो थी, इतनी बेहतर नहीं थी। ये वाली पीरियोडिक टेबल काफ़ी बेहतर बनी। तो इसलिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को थोड़ा खास माना जाता है बाकी सारी पुरानी पीरियोडिक टेबल में। ड्रॉबैक क्या है, जरा इसको देख लेते हैं एक बार। अब अच्छी बातें हैं तो बुरी भी होंगी, ड्रॉबैक भी थे बिल्कुल। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या ड्रॉबैक थे, इसको थोड़ा समझते हैं एक बार ध्यान से। तो देखो, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में पहला ड्रॉबैक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन था वो ग्रुप 1 में भी आ सकता था और वो ग्रुप 7 में भी जा सकता था, हेलोजन एलिमेंट्स के साथ में। जो हेलोजन एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ में भी वो जा सकता था। ठीक है, ये होगी पहली प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम जो है ये आज की पीरियोडिक टेबल में भी है। आज की पीरियोडिक टेबल का भी अगर एक बड़ा ड्रॉबैक देखा जाए तो यही है कि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको ग्रुप 1 में दिखेगा, है ना, ग्रुप 1 में ही होता है। और हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 17 जिसमें हेलोजन एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें भी रखा जा सकता है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी फिक्स नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट से भी मेल खाती है और ग्रुप नंबर 17 यानी कि हेलोजन ग्रुप, उससे भी मेल खाती है। तो सेम यही बात यहाँ पर भी थी और यही बात आज भी बनी हुई है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये ड्रॉबैक देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरा ड्रॉबैक ये था कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, समझना ये थोड़ी समझने वाली बात है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। ठीक है ना, एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर था, यानी कि पहले लाइट एलिमेंट, फिर उससे भारी ऐसे कर करके एलिमेंट को रखना था। लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कहीं कहीं अपने इसी रूल को वायलेट किया गया है। अपने इसी रूल को वायलेट किया गया है, कहने का मतलब ये है कि मेंडलीव ने क्या किया कहीं कहीं पर कि जो हल्का एलिमेंट था, ठीक है, उसको रख दिया राइट साइड में, और जो भारी था उसको रख दिया इधर। क्यों? क्योंकि मेंडलीव की कोशिश क्या थी कि एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, यानी कि जो भी एलिमेंट सीधी लाइन में आ रहे हैं इस तरह से, एक वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए।
अब वो रख तो अपनी तरह से ही रहे होंगे कि पहले हल्का फिर भारी, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है। मान लो 4-4 एलिमेंट कैसे ग्रुप थे। अब सपोज करो एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, ये वाला लाइट वेटेड है, ये वाला भारी है, तो अभी तो सही है, हल्के वाले को पहले रखना है, भारी को बाद रखना है। लेकिन उन्होंने देखा कि इस वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी इधर से मेल खाती है इस ग्रुप से, और इस वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी इधर से मेल खाती है। तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी एक तरह से मान लें कि थोड़ा फिर फिर कर दिया। उन्होंने इस एलिमेंट को उठा के यहाँ रख दिया, इस एलिमेंट को उठा के यहाँ रख दिया। हालांकि मेरी नज़र में ये समझदारी है, इसको गलत नहीं कहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब क्योंकि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो लोगों का कहना है कि नहीं, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, आप ऐसे फेरबदल क्यों कर सकते हो। तो बस ये एक ड्रॉबैक था। ये भी एक ड्रॉबैक था कि कहीं कहीं पर, ऐसा ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 जगह ही ऐसा देखने को मिलता है, हर जगह ऐसा नहीं होता। ठीक है। और तो ये ड्रॉबैक यही 2 हैं मेन, इसके अलावा और कोई ड्रॉबैक नहीं है कुछ खास। लेकिन मेरिट्स में अगर बात किया जाए तो कुछ एक मेरिट बहुत ज़्यादा खास हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। जैसे मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट स्पेस छोड़े थे, वैकेंट स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट्स। वैकेंट स्पेस छोड़े थे कुछ ऐसे एलिमेंट के लिए, मतलब उन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल छोड़ी थी तो वहां पे कहीं कहीं पे कुछ डब्बे छोड़ दिए थे ऐसे करके खाली, जहां पर उन्होंने एलिमेंट बताया था, ये बात बोली कि इन फ्यूचर कुछ एलिमेंट ऐसे मिलेंगे और उनको यहाँ पे रखना है। 1869 में जब पीरियोडिक टेबल बनाई थी तब वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो पाए थे, लेकिन उन्हें भरोसा था कि अभी सारे एलिमेंट नहीं है, अभी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो मिलने बाकी हैं। तो उन्होंने बोला कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिसको यहाँ रखना है, एक एलिमेंट को यहाँ रखना है, एक एलिमेंट को यहाँ रखना है। अब ये बात कैसे पता लगेगी? उन्होंने एलिमेंट का मास, प्रॉपर्टी सब प्रिडिक्ट कर दी कि एक एलिमेंट मिलेगा उसका मास इतना होगा, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी, जब मिलेगा तो उसको यहाँ पे रख देना। फिर बोला कि एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा ऐसा होगा और उसको यहाँ पे रख देना, एक ऐसा होगा उसको वहाँ रख देना, इस तरह से। इस पे भी क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इसके लिए उन्होंने वर्ड क्या दिया, एक वर्ड उन्होंने यूज किया, इका। इका, अब इका मतलब यहाँ पर इका का मीनिंग है के जैसा, सिमिलर। इका मीन्स के सिमिलर। तो उन्होंने जैसे मान लो एल्यूमिनियम के नीचे एक जगह छोड़ी थी, एल्यूमिनियम है उसके नीचे एक वैकेंट स्पेस, रिक्त स्थान छोड़ रखा था, नाम दिया एलिमेंट, इस एलिमेंट का नाम दिया इका एल्यूमिनियम, क्योंकि अभी मिला तो है नहीं, तो उसको नाम कैसे दें, तो नाम दे दिया इका एल्यूमिनियम। इका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के जैसा, क्योंकि एक ही ग्रुप में है तो एल्यूमिनियम के जैसा होगा और एल्यूमिनियम के नीचे ही उसको रखना है। तो इका एल्यूमिनियम में हमको मिला एक एलिमेंट बाद में, गैलियम। ये क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव इका कौन सा एलिमेंट इका एल्यूमिनियम है, या फिर एल्यूमिनियम की जैसी इसकी प्रॉपर्टी थी, एल्यूमिनियम के नीचे जो वैकेंट स्पेस छोड़ा था तो वहां पर कौन सा एलिमेंट फिल किया गया बाद में, तो गैलियम मिला। और जैसी प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट करी थी गैलियम की, बिल्कुल वैसी ही निकली। यही खासियत है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, इसीलिए उनको जितने भी क्लासिकल पीरियोडिक टेबल हैं जो हिस्ट्री वाली पुरानी वाली, उनमें सबको मेंडलीव को ही पीरियोडिक टेबल का फादर माना जाता है। बाकी पीरियोडिक टेबल्स उतनी ज्यादा खास नहीं रही कहीं ना कहीं। इसके अलावा एक जगह छोड़ी थी, इका सिलिकॉन। क्या है? इका सिलिकॉन। इका सिलिकॉन जहाँ पे छोड़ा था, मान लो जैसे ये सिलिकॉन है ऊपर, यहाँ पर इका सिलिकॉन ये जगह छोड़ी है। इका सिलिकॉन में उनको मिला जर्मेनियम। क्या मिला? जर्मेनियम। तो इका एल्यूमिनियम गैलियम, इका सिलिकॉन जर्मेनियम, और एक था इका बोरॉन, दैट वाज कैंडियम। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन पे पूछा गया है। इका बोरॉन पे तो क्वेश्चन जनरली नहीं आता, लेकिन याद रखने हैं ये तीनों। इका एल्यूमिनियम क्या था? गैलियम। इका सिलिकॉन जर्मेनियम, इका बोरॉन कैंडियम। ये 3 एलिमेंट थे जिसके लिए उन्होंने जगह छोड़ी थी और बाद में वो एलिमेंट मिले। तो ये तो एक मेरिट वाली बात हो गई कि ये एक बेहतरीन बात थी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और कमाल की बात थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने कई एलिमेंट्स के मास भी सही किए थे। मतलब उनके मास जो पहले से थे वो मास ठीक नहीं थे, अकॉर्डिंग टू हिम। उनके हिसाब से ये ठीक नहीं है। ऐसा कैसे हुआ? मान लो उनके हिसाब से कि एक एलिमेंट है और वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी इस वाले ग्रुप से मेल खाती है, उसका मास यहाँ आना चाहिए। लेकिन फिर देखा गया कि मतलब उसका मास मतलब उस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो यहाँ पर है, लेकिन मास के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन यहाँ नहीं बैठ रही, उसकी पोजीशन कहीं आगे बैठ रही है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है या कम है कुछ भी मान लो, या तो पीछे जा रही है आगे जा रही है।
तो फिर मेंडलीव ने कहा कि नहीं, अगर प्रॉपर्टी इस ग्रुप से मेल खाती है तो इसका मास भी ठीक नहीं है, शायद इसको मास में कुछ फेरबदल किया जाना चाहिए। बाद में उसको वहाँ पे मेजरमेंट वगैरह जो भी हुए होंगे, तो कुल मिला के कुछ एलिमेंट का मास ठीक किया। जैसे उसमें एक था गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड का मास भी करेक्ट नहीं था, उसको भी ठीक किया गया। इसके अलावा एक और भी एलिमेंट हैं, बुक में है लिखे हुए, आप देखें ना, टेक्नीशियम और आयोडीन में भी उनकी जगह को लेकर प्रॉब्लम थी, तो उसको भी ठीक किया, जो हमने अभी डीमेरिट्स में बात करी थी। क्लियर? तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करी है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने जितने जो पॉसिबिलिटी है, वो सारी बातें हो गई हैं। एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल कि एक बार आप लोग मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़ें, अच्छे से उसको जरूर देखें, क्योंकि अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि मेंडलीव से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी न्यूलैंड से आ सकता है और डोबर्नियर ट्राइड से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें जितने जो क्वेश्चन आज तक आए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को आप अलग से पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की चर्चा करेंगे और उसके बाद सीधा उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। बस इतना ही है इसमें, और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। पीरियोडिक टेबल 10th लेवल तक बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन मतलब उसमें वो लोग नहीं देते कि बहुत मुश्किल हो जाए किसी को, ठीक है ना। ये आसान चैप्टर है और बच्चे आसानी से कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं वो याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की समझ होनी चाहिए आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो बेस बना है वो एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर के चलते हमें एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने को मिलता है, और उसकी वैलेंसी पता चलती है। सेम वैलेंसी वाले एलिमेंट एक जैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, ठीक है। तो बाकी की सारी बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर फिलहाल इतना ही। ओल्ड पीरियोडिक टेबल क्लासिकल हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा यहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी के साथ लेक्चर समाप्त।